दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का पार्ट नंबर 64। इससे पहले 63 पार्ट करवा चुके हैं और सारे पार्ट्स को हमने सीरियल से लगा दिया है। इसकी प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। दोस्तों किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर हो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे हमें एक्चुअल आइडिया लग पाता है कि क्वेश्चंस का टाइप क्या होगा, लेवल क्या होगा और कैसे कैसे क्वेश्चंस हमें पढ़ना है, जिससे कि हम अच्छे अच्छे मार्क्स ला करके अच्छा एक स्कोर गेन करें और वैकेंसी में अपना एक स्थान बना पाएं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो में। लेकिन अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखो आज का पहला क्वेश्चन है 11, 13, 10, 9, 8 और 20, 13 की माध्यिका ज्ञात करिए। तो देखो दोस्तों फार्मूला सारा हटाओ, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। हमेशा ये ट्रिक काम आएगी कोई सी भी माध्यिका आ जाए। बस एक काम आप कर लो कि सबसे पहले इनको जो सबसे छोटा नंबर है यानी कि आरोही क्रम पे आप लगा लो। तो पहले क्या आएगा 8, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8। 8 कहीं और है नहीं तो 9 लिखेंगे, इसके बाद कॉमा कर दीजिए 9। 9 के बाद क्या है, ये 9 भी हो गया तो इसको हटा देता हूँ। इसके बाद आगे आएगा क्या 10, तो लिखेंगे 10। 10 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 10 भी हो गया, 11 बचा है तो आप 11 लिख दो। 11 के बाद देखो 12 है नहीं कहीं पर, तो ये हो जाएगा 13 और 13 दो बार है तो 13 और 13 लिखेंगे। एक क्या बचा हमारे पास 20 बचा है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 20। अब आप मैच कर लीजिए कि सारे हमने लिख दिए कि नहीं लिख दिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 नहीं होगा, यहाँ पर देख लीजिए टोटल 7 होंगे। ठीक है, यहाँ भी चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। अब देखो हमें क्या करना है, बराबर बराबर दोनों तरफ से हटा दो। जैसे हमने 3 यहाँ से हटा दिए तो 3 पीछे से भी हटा दो। कितना आंसर आया, 1 बच गया, वही हमारा आंसर हो जाएगा चौथा नंबर यानी कि 11। अब आप कहेंगे सर बीच में अगर दो बचे नंबर, जैसे मान लो यहाँ पर 11 बचा और एक 5 बचता, तो हम क्या करते, इन दोनों को ऐड करके आधा कर देते। जैसे मान लो 5 और 11 बीच में बच जाता तो 5 11 कितना होता 16, 16 का आधा करते तो 8, आंसर हमारा 8 आता। ठीक है, लेकिन अगर एक नंबर कोई बच रहा है बीच में तो बस वही हमारा आंसर हो जाता। जैसे इसमें बचा है 11 तो 11 ही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आपको यही ट्रिक अपनानी है कहीं भी क्वेश्चन आए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। 14, 21 और 28 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं इसको। लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लासा। तो देखो इसकी एक ट्रिक ये होती है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि सबसे जो छोटा नंबर है उसको देखो आप। 7 है तो क्या 21 7 के टेबल पे आएगा, नहीं आएगा ना। 28 भी नहीं मिलेगा, यानी कि जो हम नंबर ले रहे हैं उसमें ये सारे के सारे उसके अंदर होने चाहिए। तो 48 लेते हैं तो 21 दूनी 42, 21 तिक 63, 21 इसके अंदर नहीं आएगा 48 के, तो ये भी कटा हो गया, ये भी कट हो गया। अब आते हैं 84 पे। तो 84 पे देखो ये लिखा है 84, और अगर 14 से काटेंगे 14 छंग 84, 14 से भी कट रहा है। और अगर 21 से काटेंगे ये काटेंगे यहाँ पर, अगर 21 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा। 21 चौक 84 4 बार में जाएगा। वैसे ही 28 से काटो तो देखो 84 और यहाँ पर लिखेंगे 28, तो कितनी बार में कटेगा 3 बार में। 28 से कम 28 त्रिका, तो यानी कि पूरे के पूरे जो नंबर है ये सारे के सारे ये काट रहे हैं उस नंबर को, तो बस वही हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, चौथा नंबर। अब आप कहेंगे सर कि अगर ये भी काट रहा हो तो क्या करेंगे, तो आपको छोटा से छोटा नंबर देखना है, यानी कि 84 छोटा है कि ये छोटा है, तो आप कहेंगे ये छोटा है, तो बस यही आंसर हमारा हो जाएगा। बस ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, यदि साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल 0, थीटा न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम वाला। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो पहले यहां से देखो इसको हल करते हैं। ये लिखा है साइन थीटा माइनस का, ये माइनस है, √3 कॉस थीटा इक्वल में 0 है। तो देखो इसको इधर भेज देते हैं तो ये बचेगा हमारे पास साइन थीटा बराबर में हो जाएगा √3 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉस थीटा और इसको इंटू में होगा ना, 3 इंटू कॉस थीटा होगा, तो इंटू वाले को डिवाइड में ले आते हैं, यानी कि हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। कॉस थीटा वहां क्या बचेगा, √3 बचेगा। बात समझ में आ गई इतनी। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा अपान कॉस थीटा ये क्या होता है, टेन थीटा होता है, यानी कि हम कहेंगे टेन थीटा इक्वल √3। अब आप बताओ कि टेन थीटा में √3 वैल्यू कब आती है, तो आप कहेंगे जब हम 60 रखते हैं। कितना भी यहाँ पर 60 रखेंगे, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई।
अब हमें यही पता करना था। अब डायरेक्ट इस पे आप रख दो, तो मैं पूरा हटा के थीटा की जगह पे यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थीटा इक्वल 60 रखना है, हमारे पास ये दे के रखा है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 60 का होल स्क्वायर माइनस कॉस 60 का होल स्क्वायर। 60 क्यों आया? क्योंकि थीटा की वैल्यू हमने 60 निकाली थी पीछे। तो देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? ये होती है अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर लगा है। कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 3 और 2 दूनी 4 माइनस का 1/4। ठीक है। तो आगे देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जब नीचे के सेम होते दोनों, 4 4 लिखा है तो बस ऊपर वाले ऐसे ही घटा दो। 3 माइनस का 1 नीचे 4, तो 3 में से 1 गया यानी कि 2/4। इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 यानी कि आ जाएगा 1/2। तो 1/2 जहाँ लिखा है कहाँ है? ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा ही करेक्ट आंसर है। समझ गए होंगे आप। तो ये तो मैंने समझाने के लिए कर दिया। अब आपको डायरेक्ट यहाँ से देखना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको ये देखना है थीटा की वैल्यू क्या आ रही, तो बस यहाँ पर डायरेक्ट आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन को। सरकार का वह कौन सा अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? तो वो है कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर है। अगला, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है, यानी कि उन्हें लगता है, ये भ्रम हो जाता है कि आगे अगर जाएंगे तो पानी भरा हुआ है। आप लोग भी लगता होगा ना कई बार जब गर्मियों में देखते होंगे, तो जहाँ वास्तव में कुछ नहीं होता, यानी कि वहां पर पानी दिखता तो है लेकिन जब पास जाते हैं तो पानी नहीं होता। ठीक वैसे गर्मियों में अगर आप रोड पे चलेंगे, हाईवे वगैरह में, तो वहां पर लगता है कि आगे पानी भरा हुआ है, लेकिन जब आप जाएंगे पास में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये भ्रम होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं मृग मरीचिका। तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, देखो ये दे के रखा है क्वेश्चन। आते हैं ग्राफ वाले, कई सारे क्वेश्चन 3 4 कई बार एक साथ दे देता है। तो देखो पढ़ते हैं। निम्न तालिका 5 वर्षों की अवधि, 5 वर्षों की अवधि मतलब 2015 16 ऐसे करके 5 साल दिए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सीएफसी उत्सर्जन क्षेत्र कौन से? जैसे सीमेंट, उर्वरक, फोम, कीटनाशक, ये क्षेत्र हैं, सेक्टर हैं। इनमें से सीएफसी उत्सर्जन जो है मिलियन मीट्रिक टन में दर्शाती है। तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि देखो सीमेंट कितना उत्पादन कर रही है? 200। कब? 2015 में। ऐसे ही अलग अलग आप देख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या बोलना चाहता है? क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन कह रहा है किस क्षेत्र ने 2015 से 2019 तक सीएफसी उत्सर्जन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज किए हैं? यानी कि देखो 2015 से लास्ट तक सबसे ज्यादा जो उत्सर्जन हुआ है, कितने परसेंट बढ़ोतरी हो गई है? तो देखो इसमें थोड़ा ध्यान से देखो। अगर हमें सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे? देखो ये 200 था, ये 450 यानी कि 50% से ज्यादा हो गया होगा। अब आगे देखो, यहाँ पर 500 था, अब ये 800 हुआ, थोड़ा सा बढ़ा है। ये देखो यहाँ पर 80 था केवल, अब 200 हो गया है। आप समझ सकते हो, यानी कि जो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई होगी वो यही हुई होगी। वहीं 100 से 80 तो केवल 80 का फर्क आ रहा है, ठीक है। लेकिन परसेंटेज में बताना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फोम में। तो फोम में बढ़ोतरी हुई है 80 से 200, यानी कि सबसे ज्यादा प्रतिशत इसी का बढ़ा है। अगर आप देखें कितने प्रतिशत, तो देख लो, आप निकाल लो। पहले 80 था, अब कितना हो गया? 200 हो गया है। तो बढ़ कितना गया? 140 बढ़ गया, ठीक है। 140 ही तो 100 बढ़ा होगा, ये कितना? 80 बढ़ा है, 120 बढ़ा होगा। 120 और गुणे में 100 करके निकाल लीजिए तो निकल आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो सेम यही तालिका दे के रखी है, बस क्वेश्चन बदल गया है। क्वेश्चन कह रहा है कीटनाशक क्षेत्र से, कीटनाशक कौन सा है? ये वाला है, पूरा का पूरा कीटनाशक क्षेत्र है। 2015 से 2019 तक सीएफसी उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये बताना है। चलिए देखते हैं। तो देखो पहले था इसके पास 100, पहले 100 था, अब कितना? 180 होने लगा। बढ़ोतरी कितनी की हो गई? 80 की हो गई। और नीचे लिखो, जो पहले था 100 रुपए, तो पहले लिखेंगे 100 रुपए क्या है, मतलब मीट्रिक टन वैल्यू है, इंटू में 100 कर दीजिए। तो जीरो से जीरो काट देंगे, मतलब 80% आ जाएगा दोस्तों। तो कितने परसेंट बढ़ गया? 80% बढ़ोतरी हो गई है। तो आप देख लीजिए कहाँ लिखा आंसर, चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा
80%। अगला क्वेश्चन है, कथन कह रहा है कुछ चिकित्सक सैनिक हैं। तो देखो जब कभी कुछ वर्ड आता है तो हम दो गोले बनाते हैं, लेकिन दोनों गोले में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के अंदर होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, आप छोटा बड़ा बना सकते हैं, लेकिन एक ही साइज का बना सकते हैं तो भी बड़ी बात नहीं है, इसमें साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कुछ चिकित्सक, तो कुछ चिकित्सक, चिकित्सक को मैं लिख देता हूँ CH। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा हिंदी ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। चिकित्सक, इसके बाद सैनिक है, तो सैनिक को आप यहाँ लिख दीजिए। आगे क्या करें, सभी प्रबंधक सैनिक हैं, यानी कि जितने भी प्रबंधक हैं वो सैनिक हैं। तो सैनिक के अंदर आना चाहिए प्रबंधक को, तो मैं एक छोटा सा यहाँ पर बना देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रबंधक को मैं P लिख देता हूँ। अब देखो निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं, सभी चिकित्सक सैनिक हैं, यानी कि जितने भी चिकित्सक हैं सैनिक हैं। नहीं भाई, क्यों? क्योंकि मतलब इसका कहना चाहता है कि चिकित्सक जो है सैनिक वाले पार्ट के पूरे पूरे अंदर है, तो सैनिक तो इधर है, तो इसमें थोड़ा ही हिस्सा ये मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा, तो ये गलत हो गया। दूसरा, कुछ सैनिक प्रबंधक हैं, तो कह रहा है कुछ सैनिक जो हैं वो प्रबंधक हैं, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सैनिक के अंदर ये पार्ट भी तो आएगा, तो ये बात सही कह रहा है। दूसरा है, सभी सैनिक चिकित्सक हैं, तो भाई देखो सभी सैनिक चिकित्सक कैसे हो सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि चिकित्सक ये है, सैनिक ये है। कुछ चिकित्सक प्रबंधक हैं, तो कुछ चिकित्सक प्रबंधक हैं, तो देखो यहाँ पर ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हम इसको यहाँ पर बना देंगे तो इसमें मैच करेगा, और अगर यहाँ बनाया तो मैच ही नहीं करेगा, तो ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। डाउट वाला आता है तो जिसमें हो सके और ना भी हो सके, तो इसमें देखो, तो इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उसको हमेशा आप गलत ही मानेंगे। ठीक है, तो केवल कौन सा सही हो जाएगा, हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले वाले से है। ठीक है भाई, देख लेते हैं इसको। तो देखो सेब क्या है, फल है, तो वैसे ही लौकी क्या है, एक सब्जी है, तो आगे आ जाएगा इसमें सब्जी, तो बस ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो ऐसा दिया है, इसको फिल करना है, तो हम क्वेश्चन को ये पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप भी ऐसे ही करना, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट आप इस पे आ जाना। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक को हमें फिल करना होता है, तो देख लो पहले कि इसमें से कहाँ है, ये क्वेश्चन मार्क दिया है, इस जगह पर क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो इन सबको जोड़ दिया गया है, जैसे 3 2 5 प्लस 5 4 9, तो 5 और 9 कितना होता है, 14 होता है, तो देखो 14 आ गया अंदर। ठीक है, ठीक वैसे ही देखो इसको 7 6 13, 9 8 17, तो आप 17 जोड़िए, तो 0 और 1 2 1 3, यानी कि 30 आएगा। तो देखो बीच में 30 लिखा हुआ है ये वाला, तो ठीक वैसे ही ये भी अप्लाई यहाँ पर भी होगा। तो देखो 11 10 21 और 12 13 25, तो यहाँ 25 हो जाएगा, यानी कि 5 1 6 2 2 4, यानी कि 46 आ जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 46, पहला ही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है, और मैंने बार बार आपको बोला है कि जब कभी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए तो आपको एक काम करना है कि आप अपने आप को रख करके वहां पर देखेंगे कि हम अगर होंगे तो हमारा रिश्ता क्या होगा। जैसे देखो यदि राम मोहन के पुत्र का भाई है, राम जो है मोहन के पुत्र का भाई है, तो देखो राम का मोहन से क्या संबंध है। ठीक भाई, तो देखो जो राम है मोहन का पुत्र का भाई है, तो मान लो कि ये मोहन है, मोहन का एक बेटा है, कौन है, मान लो कि कोई भी मान लो कि एक्स नाम का कोई बेटा है, उसका भाई है राम, तो ये हो जाएगा राम। तो आप बताओ जब ये इसका बेटा होगा एम का बेटा आर, तो ये भी तो इसका बेटा होगा, क्योंकि भाई भाई हैं आपस में। ठीक है, तो बोला क्या जा रहा है, राम का मोहन से क्या संबंध है, तो राम का मोहन से संबंध ये हो जाएगा कि मोहन का बेटा होगा कौन, राम। तो बस ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन ये दे के रखा है, इसको पहले ध्यान से समझते हैं, छोटा करना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन पे आ नहीं पाएगा। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए आरेख में वृत्त टी शिक्षकों को, वृत्त एस स्टूडेंट यानी कि छात्रों को, और वृत्त पी प्रचार को निरूपित करता है। क्षेत्रों में 1 से 7 तक की संख्याओं को दर्शाया गया है। आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आपको याद होगा पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन कराया था, तो यही क्वेश्चन देखो इसमें भी रिपीट हो गया है। तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर, बस थोड़ी वैल्यू अलग कर देता है। यहाँ देखो, ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस क्षेत्र का चयन करें जो उन प्रचार्यों को निरूपित करता है जो छात्र हैं परंतु शिक्षक नहीं है। तो पहले आपको ये देखना है, जिसमें नहीं लगा हो उसको देखा करो।
शिक्षक नहीं है। तो शिक्षक का मतलब क्या है कि टी नहीं है, यानी कि टी के अंदर जितने भी जो भी आ रहा है ये पूरा का पूरा हमें लेना ही नहीं है, ये वाला पूरा का पूरा आपको हटा देना है। तो बचा कितना? अब क्या कह रहा है, प्रचार्यों को निरूपित करता है जो छात्र हैं, यानी कि प्रचार्य भी हों और छात्र भी हों। तो प्रचार और छात्र ये कितने हैं? ये केवल यही हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम 4 को लेंगे तो 4 केवल छात्र हैं, प्रचार वाले पे अंदर नहीं आएंगे, और 7 लोग जो हैं वो केवल प्रचार हैं, स्टूडेंट नहीं है। तो 3 ऐसे लोग हैं जो दोनों हैं, इधर भी हैं इधर भी हैं। तो 3 आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो से अगर सीख रहे हैं लगातार, मजा आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन में, यदि 3 से 39 तक की सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाता है तो कितनी संख्याएं शेष रह जाएंगी? अब देखो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर मान लो 3 से काउंट कर रहा है, तो अगर हम पूरी काउंट करें तो कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 ऐसे करके पूरी आती जाएंगी, कहाँ तक आएंगी? इसका मतलब जो सम संख्याएं होंगी वो होंगी 20, और जो विषम होंगी वो भी कितनी होंगी? ये होंगी 20। ये बात समझ में आ गई? अब देखो कह क्या रहा है कि विषम संख्याओं को हमें हटाना है। अब आप कहेंगे कि ये तो 3 से बात कर रहा है, तो आपने 1 2 क्यों लिखा? तो बता रहे हैं इसमें, क्योंकि हमने टोटल पता किया कि अगर 1 से हम चलेंगे तो 40 में कितने होंगे। ठीक है, सम 20 हो जाएंगी, विषम इतनी हो जाएंगे 20। अब हमें क्या करना है कि सम वाली पहले हटा दो। तो देखो सम ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो सम संख्याएं कितनी बचेंगी? तो आप कहेंगे 2 हटा दो, तो 18 संख्याएं बचेंगी। 18 ही तो बचेंगी। विषम संख्या कह रहा है सारी हटाना, तो आप हटा दो सारी। अब एक को काउंट करो या ना करो, बात वही है। 3 ऐसे करके सारी हटा देंगे, तो टोटल कितने बचेंगे? 18 बचेंगे, क्योंकि हमें केवल सम से मतलब है, क्योंकि विषम सम दोनों मिला के हैं ये, और अगर हमने विषम हटा लिया तो केवल सम सम बचेंगी। और सम हमारी शुरुआत ही कहाँ से होगी? 2 तो हमें लेना नहीं है, तो 4 से शुरुआत होगी, 6 होगा, 8 होगा, ऐसे करके लिखते जाएंगे। तो टोटल हो जाएंगी 18 संख्या है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखो कहा जा रहा है क्वेश्चन पे, किसी विशिष्ट कूट भाषा में यदि मॉर्टल को ये लिखा जाता है के तौर पर पुनः व्यवस्थित किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में पीपल को किस तरह से लिखा जाएगा? तो पहले हमें ये देखना होता है कि इसको जो लिखा गया है वो लिखा कैसे गया है, किस प्रकार से उसको चेंज करके लिखा गया होगा। तो यहाँ देखो, इसमें से जो लिखा गया है, टी लिखा गया है पहले, तो टी यहाँ पर कहाँ है? ये टी है, देखो दोस्तों इसमें टी यहाँ पर है और ये टी यहाँ पर है, यानी कि जो लास्ट से तीसरा था उसको सबसे पहले लिख दिया। तो इसमें लास्ट से तीसरा कौन है? पी है, तो पी वाले को हम सबसे पहले लिख देंगे, यानी कि पी आ जाएगा। अब आगे देखो, इसके बाद आया है ओ। ओ तो सेकंड पे है, सेकंड पे अभी भी है, तो यानी कि ई वाला वैसे ही रहेगा, ई हो जाएगा, ये पी है। ठीक है, पी ई। अब देखो आगे, यहाँ पर क्या करा गया है, ये आर जो है, आर भी ठीक तीसरे नंबर पे है, यहाँ पर भी है, तो ओ भी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, जहाँ पर था। इसके बाद देखो लिखा है टी, तो टी को हमने बताया कि टी वहीं पर है। अब देखो ए एल को लिख दिया गया है एल एल, यानी कि लास्ट वाले लेटर चेंज कर दिए गए हैं। तो एल ई को क्या लिखोगे आप? ये लिखोगे आप ई, और एल लिखोगे, तो ये हो जाएगा पी ई ओ। और यहाँ पर दोस्तों देखो, यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, माफ कीजिएगा। यहाँ पर देखो, ये लास्ट का जो है ना, ये वाला पहले वाला स्टार्टिंग वाला एम, यहाँ लास्ट से तीसरे में हो गया है, तो स्टार्टिंग में क्या है? पी लिखा है, तो पी का मतलब तीसरे नंबर पे यहाँ पर आएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। तो पी ई ओ पी ई एल आएगा, तो पी ई ओ पी ई एल आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर भी कथन निष्कर्ष दे के रखा है। अब देखो इसमें कह रहा है ए बी की बहन है, तो देखो ए जो है वो बहन है, माइनस लगा दो क्योंकि वो फीमेल है, और ये किसकी है? बी की, तो बी लिख दो। अब हमें बी नहीं पता कि बी बहन है कि भाई है, क्या है, लेकिन ये पता है जो ए है बी की बहन है। ठीक है भाई, बी सी की पुत्री है, जो बी है वो सी की पुत्री है। मैं इसको थोड़ा और इधर बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ए और बी ये माइनस कर दो। अब देखो बी सी की पुत्री है, यानी कि ऊपर करो सी, तो सी की पुत्री हो जाएंगी, ये बी हो जाएगी, और ये जो भी होगा। ठीक है, अब बी सी की पुत्री है से हमें क्या पता चला कि जो बी है वो भी माइनस में आएगी, क्योंकि ये भी लड़की है, फीमेल है। ठीक है, अब देखो फिर क्या कह रहा है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है? बी सी की दुश्मन है। अरे भाई, दुश्मन की तो बात ही नहीं हो रही, कहाँ से निकाल कर दिया, तो यहाँ से बाकी हम कुछ पता ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लो, यहाँ पर कहा जा रहा है निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता है, और बिल्कुल भी नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर दुश्मन है कि नहीं हमें क्या पता।
जैसे मान लिया जाए, कह दिया जाए कि आपकी मौसी के लड़का प्रेम है, ठीक है? और उसकी एक बहन है। इसका मतलब उसकी बहन तुम्हारी दुश्मन है, ऐसा तो कुछ हुआ ना लॉजिक, तो ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, देखो इसमें भी लिखा जा रहा है कुछ इस प्रकार से, इसको ऐसे करता हूँ मैं। अब देखो ये एस से यू बनाया गया होगा, तो देखते हैं पहले कैसे। तो देखो एस के बाद यू कैसे आएगा, एक गैप, एस के बाद टी आता है, जैसे देखो एस टी यू, तो इसका गैप किया गया ना, तभी तो यू आया। यू के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वी और डब्ल्यू, तो वी का गैप यानी कि एक एक का गैप कर रहा है। डब्ल्यू के बाद एक्स का गैप हो जाएगा तो क्या आएगा, वाई आएगा, यानी कि स्टार्टिंग में सबसे पहले आएगा यहाँ पर वाई आएगा, समझ गया? ये वाई है। तो देख लो आप ऑप्शन में स्टार्टिंग में वाई कहाँ दिया है, केवल इसी में दिया है। बस इतने से ही आप क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको बाकी मैच करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको, पेपर करवा रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा ही बताऊंगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, वाई आएगा। दूसरा देखो एच के बाद एफ आया है, तो कैसे आया होगा, एच के बाद एफ, देखो इसमें बैक जा रहा है, बैक कैसे जा रहा है, तो देखो एफ के बाद आता है जी, और जी के बाद गैप करके एच दे दिया है, तो यहाँ पर पीछे की तरफ जा रहा है एक एक का गैप करके। वैसे देखो डी के बाद ई आना चाहिए, ई का गैप करके एफ आ गया है, ठीक है? तो अब अगर बताओ कि यहाँ पर अगर बी होता तो बी के बाद सी का गैप होता तो डी आ जाता, देखो डी दिया है, तो वाई बी हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखो जी वाला, जी के बाद ई आ गया है, तो ई में भी वैसे ही, ई के बाद एफ, एफ का गैप है तो आ गया है जी, तो ठीक वैसे ही ऐसे ऐसे भी रहेगा, ठीक है? बाकी लास्ट वाला आप देख लो, टी के बाद आता है यू का गैप, वी आ गया, वी के बाद डब्ल्यू गैप, एक्स आ गया है, एक्स के बाद वाई का गैप, जेड आ जाएगा, तो लास्ट में सबसे जेड आएगा, तो यहाँ पर जेड, ठीक है? ऑप्शन नंबर हमारा चौथा ही करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये देखो क्वेश्चन फिर घूम फिर कर वही आ गया, लेकिन अब की बार कुछ चेंज कर दिया होगा। ये तो आपको पता है कि टी मतलब होता है टीचर यहाँ पर, क्योंकि ऊपर पढ़ा था, पी से प्रचार और एस से स्टूडेंट, ठीक है? अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा इसे तो हटी गया, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि उस छात्र का चयन करें जो उन प्रचार्यों को निरूपित करता है जो शिक्षक और छात्र दोनों हैं। तो यानी कि प्रचार्य भी होना चाहिए, शिक्षक भी और छात्र भी, तीनों होना चाहिए। तो आप बताओ कि तीनों सर्कल किसके अंदर आएगा? तो मैं कहूँगा कि अगर मैं ये वाला की बात कर लूँ इसकी, तो देखो तीनों सर्कल के अंदर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी मैच कर रहा है और इसमें भी मैच कर रहा है, यानी कि वो एक व्यक्ति ऐसा होगा जो सब में आएगा, जो सब कुछ है, प्रचार भी, शिक्षक भी और छात्र भी, तो एक आंसर आएगा। देखो बीच में एक लिखा हुआ है ये वाला, तो वही एक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर है, एक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के बाद आया है डी, तो ठीक वैसे यहाँ पर भी कुछ खेल होगा। ए के बाद डी का मतलब क्या हुआ, बी सी का गैप यानी कि दो का गैप। डी के बाद जी आया है, डी के बाद क्या आता है, ई और एफ आता है, दो का गैप है। तो जी के बाद आगे देखो एच और आई, ये गैप करके आगे क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे, यानी कि स्टार्टिंग पे आएगा जे। ये बात क्लियर है? तो मैं इसको हटाकर लिख देता हूँ यहाँ पर, जे लिख देता हूँ स्टार्टिंग में। तो देखो इन दोनों में जे लिखा। अब दूसरा वाला देखो मैच करो, एक के बाद चार आया है यानी कि तीन को बढ़ाया गया होगा, चार के बाद सात आया है यानी कि तीन बढ़ाया गया होगा, सात के बाद तीन बढ़ा दो तो आ जाएगा 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। तो J10 देखो पहले में लिखा, तीसरे में लिखा है। आगे और बता देता हूँ फिर भी मैं आपको, जेड के बाद डब्ल्यू यानी कि पीछे की तरफ जा रहा होगा। जैसे टी के बाद क्या आता है, यू और वी, दो का गैप, फिर डब्ल्यू आया, डब्ल्यू के बाद एक्स और वाई, दो का गैप, फिर जेड आया है। ठीक वैसे ही यहाँ पर आगे की तरफ देखो, तो यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि रहा होगा क्यू, तो क्यू के बाद क्या आएगा, आर एस, दो का गैप करके ये देखो टी आ गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, J10 और क्यू आएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, तीसरा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आगे क्वेश्चन दोस्तों देखो 100 तक के क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद क्योंकि हमें आगे भी करना है, तो अब अगला पार्ट हम शुरू करें। तो आप देख लो 11/1/2021 का हम करवा रहे हैं, 10:30 से 12 बजे शिफ्ट में हुआ था पेपर, उसको हम करवाने जा रहे हैं, ठीक है? तो देखो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राम श्याम से बड़ा है, तो देखो पहले राम लिख लो और श्याम से बड़ा है तो आप श्याम लिख लो, ठीक है? मैं एस लिख लेता हूँ, एस चलो लिख लेता हूँ श्याम। राम श्याम से बड़ा है, ये बढ़ते क्रम पे हम लिख रहे हैं, और श्याम जो है वो अभिजीत से छोटा है, यानी कि श्याम जो है अभिजीत से छोटा है। तो अब जो श्याम होगा यानी कि अभिजीत इससे भी बड़ा होगा, ठीक है?
अब आगे कह रहा है अभिजीत से छोटा है, तो तभी तो ये छोटा होगा, ये इधर होगा। अभिजीत आज अपना 18वां जन्मदिन मना रहा है, यानी कि अभिजीत की जो आयु है वो कितनी है, 18 साल है। अभिजीत संजीव से छोटा है। अब देखो जो अभिजीत है ना वो संजीव से छोटा है, तो इसका मतलब जो संजीव होगा वो इधर कहीं होगा। अब हो सकता है या तो आर के पास हो या इधर होगा। संजीव, राम और श्याम भाई हैं, यानी कि संजीव, राम और इधर वाला श्याम, ये भाई भाई हैं। राम इनमें से सबसे बड़ा है, तो देखो इन तीनों भाइयों में से राम सबसे ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब ये जो एस आएगा वो यहाँ ना आकर के यहाँ आएगा, यानी कि मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर आर एस ए और एस एच, कुछ इस प्रकार से आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बता दिया ना पूरा पूरा कि राम इनमें से सबसे बड़ा है, तो राम बड़ा है तो इधर आएगा ना राम। अब ये तीनों की तीनों भाई हो गए, संजीव, राम और श्याम। ठीक है, अब आते हैं। अब देखो कि अभिजीत 18वां मना रहा है, यानी कि इसकी आयु 18 साल है, तो आप बताओ 18 से कम इधर वाले होंगे और इधर वाले 18 से ज्यादा होंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में भाइयों में से कौन कानूनी तौर पर अभी वयस्क नहीं है, यानी कि जिस किसकी एज है जो 18 साल से कम है, तो श्याम ही एक होगा जिसकी एज 18 साल से कम है। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़े क्वेश्चन की तरफ। गीतात्मक कविता माई मदर एक्ट 66 माई मदर एट 66 किसने लिखा है, तो ये लिखा है कमला दास जी ने। तो देखो दोस्तों लगातार आप देख ये पा रहे होंगे कि एक दो बुक्स के नाम जरूर पूछ रहा है, तो आप जो हाईलाइटेड है 2024 के, मैंने कल भी बताया था कि ये सारी चीजों को आप याद रखेंगे। लेखक और पुस्तक जो फेमस है उनको जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है। आगे बढ़े क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। तो मैं पहले लिखकर दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया, थोड़ा कम सही होगा, आप समझ जाना, ठीक है। अब देखो ये ऐप है, यहाँ पर मैं सुधारने के चक्कर में गलत हो गया। आगे देखो, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 13वें अक्षर कब उल्टा क्रम में जब लिखा जाता है, तो हम इसको उल्टा इधर से मानेंगे, ऐसे ऐसे करके हम चलेंगे, ठीक है। 13वें अक्षर और 25वें के बीच में कौन सा आएगा, तो 13वां देख लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो 13वां ये आएगा। और 25वां अक्षर कौन सा आएगा, तो यहाँ से देखो 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, यानी कि बी आएगा। अब कह रहे हैं इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, तो देखो पहले इधर से 3 हटा दो आप या 4 हटा दो आप, तो 1 2 3 4, यहाँ से इधर भी 4 काट दो, 3 1 4, ठीक है। अब एक इधर से हटा दो, एक इधर से हटा दो, तो बीच वाला क्या बचा, तो आप कहेंगे एच बचा है। सही उत्तर हमारा यही आ जाएगा, एच, ठीक है। चाहे तो आप टोटल काउंट करके आधा कर सकते हैं तो भी वही आ जाएगा। भाई एक बार देख लीजिए कितने हैं गैप, बस उतने हटा दीजिए, तो एच आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला करेक्ट आंसर है। अगला है, इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है, और दादा साहब फाल्के हैं इसका सही उत्तर। ये ध्यान रखना, ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये, ग्रुप डी में रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पूछ लिया गया है, दादा साहब फाल्के। और ये भी पूछा जाता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड इस साल किसको मिला है, तो आप बताना जरा कि 2024 में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन हमारा क्या बोल रहा है, कथन कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप 2019 का विजेता बनने की उम्मीद है महेंद्र सिंह धोनी। यानी कि महेंद्र सिंह धोनी क्या बोल रहे हैं कि 2020 में जो विश्व कप और 2019 में जो विश्व कप होगा उसकी उम्मीद है कि भारत विजेता बन जाए। अब हम धारणाएं यानी कि अनुमान क्या लगा सकते हैं अपने, तो हम धारणाएं ये बना सकते हैं भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। क्यों? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को हमारे हिसाब से कैसे ये नहीं देखना, हमें इस सेंटेंस को पढ़ना है। यहाँ सेंटेंस को किसने बोला, महेंद्र सिंह धोनी ने। तो हमें पूरा का पूरा ध्यान ये देखना है कि महेंद्र सिंह धोनी ही सब कुछ है, ठीक है। तो महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी है तो महेंद्र सिंह धोनी के हिसाब से अच्छी है, तो हमारे लिए भी अच्छी होगी। भारतीय चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम 2019 का विश्व कप जीते। अब भारतीय देखो चाहते हैं कि नहीं चाहते, यहाँ पर भारतीयों की बात नहीं हो रही, क्रिकेट टीम की बात हो रही है। महेंद्र सिंह धोनी के हमें देखना है, उनके प्रोस्पेक्टस से देखना है। तो हमें क्या सही लगेगा, केवल यही पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि उनके हिसाब से अच्छी है। भारतीय क्रिकेट टीम तो हमेशा लोग चाहते हैं ना कि जीते, तो ये तो है ही है। तो ऑप्शन नंबर केवल पहला से उत्तर हो जाएगा, धारणा नंबर फर्स्ट। हमें सेंटेंस को ही देखकर चलना होता है। आगे बढ़ें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में जी को 20 लिखा जाता है और ई को 22 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ग्रेड को कैसे लिखेंगे।
तो आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो जी होता है दोस्तों, जी का जो उल्टा होता है वो होता है टी, ठीक है, और टी आता है 20 नंबर पे। ठीक वैसे ही जो ई होता है, ई आता है 5वें नंबर पे, और ई का जो उल्टा होता है ये होता है दोस्तों वी। क्या होता है? वी होता है, जो कि आता है 22 नंबर पे। तो देखो लिखा गया है, इसका मतलब उल्टा उल्टा करके लिख दिया गया है। तो जो ग्रेट है, देखो ग्रेट मैं ऐसे लिख देता हूँ, GREAT, ग्रेट। ठीक है, अब देखो, तो जी, जी का उल्टा क्या हो जाएगा? 20 तो लिखेंगे, ये तो यहाँ लिखा ही है, लिखा है। अब इसके बाद आगे देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान देते ना तो आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि देखो ई भी दिया है और यहाँ पर भी ई दिया है, यानी कि एक का छोड़ देंगे कोई गैप और आगे आ जाएगा ई को कितना लिखते हैं 22, यानी कि 20 और एक गैप रहेगा फिर 22। तो देखो कहाँ लिखा है 20 एक गैप फिर 22, यहाँ 23, 25, 24 लिखा है, केवल इसी में 22 लिखा हुआ है। तो इसलिए सही उत्तर हमारा चौथा ही हो जाएगा। तो देखते हैं, अब पेपर इसी हिसाब से बनाया जाता है, लेकिन आप उसको पढ़ कैसे पा रहे हैं, कितना स्पीड से आपका दिमाग चल रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, ये मायने रखता है। तो देखा होगा जिसे आ रहा होगा बहुत जल्दी उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा इसको। ठीक है, तो बाकी दिमाग लगाना नहीं पड़ा हमको। और ए का जेड, ही जेड कितने नंबर पे आता है? ये हो जाएगा 26 नंबर पे। टी का जानते होंगे, टी का उल्टा हो जाएगा 7 नंबर पे। तो ऐसे करके आप मैच कर सकते हैं। आगे बढ़ें। कंप्यूटर्स के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय डैश के रूप में जानते हैं, तो इसको एक्सेस टाइम बोलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला है, अंतरराज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 363 में आता है। अंतरराज्य विवाद जो होते हैं ना आपस में, उनको निपटाने के लिए अनुच्छेद 263 बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे और इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां लिखा होगा अगला पार्ट, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। यह साथ ही साथ मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा अगले वीडियो की लिंक, अगला वीडियो लिखा होगा उसमें आप क्लिक करेंगे, कमेंट में आप देख लेना, तो भी अगला पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी और रेलवे के जो इंटरव्यू लिए हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं और सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी। अगर आप ग्रुप डी के पिछले साल क्वेश्चन चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट अलग मिलेगी, एनटीपीसी की अलग से, एलपी टेक्नीशियन की अलग से। तो हम सारे के सारे पेपर करवा रहे हैं पिछले साल के रेलवे के, और सबको हमने अलग अलग रखा है ताकि आपको परेशानी ना हो, और क्रम से लगा दिया है 1 2 3 करके। तो आप अगर एक पार्ट से शुरू करते हैं और लास्ट तक देखते हैं तो बहुत कुछ सीखेंगे। मेरी सलाह यही रहती है कि आप हमेशा 1 नंबर पार्ट से शुरू करिए और सारे पर डे आप जितने भी टाइम मिल पाए, 1 या 2 3 5 5। तो हमारे एक कमेंट व्यूअर्स ने बताया था कि हम सर 6 के देखते हैं, 5 5 देखते हैं। तो ठीक है, जितना आप देख पाएँ। तो एक तरफ से आप शुरू करिए, इसके बाद लास्ट तक देखते चले जाइए, तो आपकी एक क्रम से तैयारी होती जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप ऐसी ही तैयारी करेंगे, और ऐसी तैयारी करते हैं तो आप ये मान लीजिए 2024 में आपका सिलेक्शन पक्का है, ये भी आप लिख लीजिए। दोस्तों चैनल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो पूछिए, कमेंट करिए, हम आपका जवाब देंगे। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पे अब तक नए और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, टेक केयर, बाय बाय।